Never put too much trust in friends. Instead, learn how to use enemies. अपने दोस्तों से सावधान रहें क्योंकि वो आपको आसानी से धोखा दे सकते हैं। वो तुम्हारे लिए कभी भी बेरहम बन सकते हैं। पर आप एक दुश्मन ज़रूर से रखें क्योंकि एक दुश्मन एक दोस्त से ज़्यादा वफादार होता है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ होता है साबित करने के लिए। और बल्कि आपको एक दुश्मन से ज़्यादा एक दोस्त से खतरा होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो कोई रास्ता ढूंढो एक दुश्मन बनाने के लिए। ये बात है मिड 9th सेंचुरी की। एम्प्रेस थियोडोरा को नन के आश्रम में भेज दिया जाता है और उनके प्रेमी थियोक्टिस्टस को साजिश कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे एम्प्रेस थियोडोरा के बेटे माइकल थर्ड वहाँ की सत्ता हासिल कर सके। और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि माइकल थर्ड के अंकल बारडस होते हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उस वक्त माइकल थर्ड बहुत छोटे थे और धोखेबाज, खूनियों और बहुत से बेकार लोगों से घिरे हुए थे। इसीलिए उनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके और वो उसको अपना काउंसलर बना सके। और उनकी सोच एक इंसान के लिए जाती है और वो था माइकल थर्ड का बेस्ट फ्रेंड बेसिलस। पर बेसिलस को पॉलिटिक्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। माइकल और बेसिलस सिर्फ कुछ ही साल पहले मिले थे। जब माइकल घोड़ों के तबेले में आए तब एक जंगली घोड़ा तबेले से छूट जाता है, तो बेसिलस जो कि एक जवान घोड़ों का ट्रेनर था, वो किसानों की भीड़ से निकल कर आता है और माइकल की जान बचा लेता है। और वो इंसान था बेसिलस। माइकल को बेसिलस का ये साहस और ताकत पसंद आ गया और जब से माइकल ने बेसिलस को घोड़ों के ट्रेनर से हटाकर वहाँ का हेड बना दिया और माइकल उसको बहुत से उपहारों से लाद देता है। और जब से ही माइकल और बेसिलस की दोस्ती एक अटूट दोस्ती में बदल जाती है। बेसिलस को माइकल बाइजेंटीन के बहुत ही बड़े स्कूल में उसकी पढ़ाई पूरी करवाता है और अब माइकल वहाँ का राजा था तो उसको किसी ऐसे की जरूरत थी जो ट्रस्टेड और उसकी चैंपियन और काउंसलर की पोस्ट ले सके। और उसने बेसिलस को चुना। लोगों ने काउंसलर की पोस्ट के लिए बारडस की सिफारिश भी की थी और इस बात में कोई शक भी नहीं कि बारडस उससे बेहतर था। और माइकल ने इस बात को नजरअंदाज किया और बेसिलस को काउंसलर बना दिया। बेसिलस धीरे धीरे और सीखता गया और वो स्टेट के हर मसले में अपनी एडवाइस देने लगा। पर जो असल दिक्कत थी वो था बेसिलस का पैसे के प्रति लालच। उसके पास जितना भी पैसा होता उसको वो हमेशा कम ही लगता था। सत्ता में आने के बाद उसका ये लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और माइकल ने उसकी सैलरी डबल फिर ट्रिपल भी कर दी थी। बल्कि माइकल ने अपनी ही प्रेमिका ओडोक्सिया इंगेरिना से बेसिलस की शादी भी करवाई और माइकल को ये सब देना उसको वर्थ इट भी लगता था। पर असली मुसीबत तो तब आई जब बारडस को आर्मी का हेड बना दिया जाता है और ये चीज देखकर बेसिलस माइकल के मन में बारडस के लिए जहर भरना शुरू कर देता है। बेसिलस कहता है जिस तरह बारडस ने उसकी माँ को धोखा दिया था तुमको राजा बनाने के लिए, वो फिर से उसी तरह तुमको हटाकर तुम्हारे ही भतीजे को सत्ता में लाना चाहेगा। और ये भी हो सकता है कि इस बार वो खुद राजा बनने की सोच रहा हो। बेसिलस माइकल के मन में जब तक जहर बढ़ता गया जब तक उसने माइकल को उसके अंकल बारडस को मारने के लिए कन्विंस नहीं कर लिया। और एक दिन जब घोड़ों की रेस चल रही होती है तब बेसिलस बारडस को भीड़ में ही चाकू घोंपकर उसकी जान ले लेता है। बारडस के जाने के बाद बेसिलस आर्मी का हेड बनने की मांग करता है जिसको माइकल बना भी देता है। अब बेसिलस का पैसा और पावर दोनों ही बढ़ती जा रही थी। कुछ सालों बाद जब माइकल खुद के ही फिजूल खर्चों की वजह से पैसे की तंगी में आ जाता है तो फिर वो बेसिलस से वो पैसे मांगता है जिनको वह इतने दिनों से उसको देता आया है और बेसिलस उसको साफ मना कर देता है। और वो एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ उससे मना करता है जिसको देखकर माइकल समझ जाता है कि उसको आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और एक दिन जब माइकल बहुत ज्यादा शराब पीकर सो जाता है तब जब वो उठता है तो देखता है वो बहुत से सिपाहियों से घिरा हुआ है और बेसिलस भी वहीं खड़ा होता है और बेसिलस उसको तभी मौत के घाट उतार देता है। बेसिलस माइकल का सर एक बड़े से भाले पर रखकर अपने आप को बाइजेंटीन एम्पायर का राजा घोषित कर देता है। माइकल थर्ड जो कि बेसिलस को अपना भाई मानता था, उसने बेसिलस को सब कुछ दिया जो भी उसको चाहिए था। बेसिलस को पावर, एडुकेशन, वेल्थ सब कुछ माइकल ने दिया। आखिर में जितनी पावर बेसिलस की थी उतनी पावर खुद माइकल की भी नहीं थी। और जिस दिन माइकल ने बेसिलस के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखी उसी दिन माइकल समझ गया था कि उसने एक दोस्त की जगह एक मॉन्स्टर बना दिया।
ये बात है AD 222 के हैन डायनेस्टी की। उस वक्त वहाँ एक अजीब सी परिस्थिति चल रही थी। वहाँ के जनरल्स कमजोर एम्परर को मार देते थे और फिर उसकी जगह एक नए जनरल को वहाँ का एम्परर बना दिया जाता था। वहाँ के जनरल्स खुद को ही वहाँ का एम्परर बना देते थे, फिर अपने बचाव के लिए वो बाकी दूसरे जनरल्स को मार दिया करते थे। और बहुत सालों तक कुछ ऐसा ही चलता रहा और चाइना की ये एम्परर की पोजीशन उस वक्त की सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन मानी जाती थी। और जब AD 959 में चाओ क्विंग वहाँ के एम्परर सुंग बनते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। एम्परर सुंग को मालूम था आज नहीं तो कल उनकी भी मौत आना निश्चित है, तो उन्होंने एम्परर बन जाने के बाद उन्होंने एक पार्टी आयोजित की जिसमें उनके सारे जनरल्स और जितने भी पावरफुल लोग थे उन सभी को बुलाया गया था। जब वो लोग बहुत ज्यादा वाइन पी लेते हैं तो सुंग सारे गार्ड्स को बाहर भेज देते हैं सिवाय उनके जनरल्स के, और वो सभी जनरल्स डर जाते हैं इस सोच में कि अब उनको भी मार दिया जाएगा। और जो वाइन उन्होंने अभी पी है उसमें जहर था। और सुंग उन लोगों से कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं आज का पूरा दिन सिर्फ डर में बीता है, तो तुम लोगों में से कोई भी इस राजगद्दी पर बैठने का सपना नहीं देखता। मैं आप लोगों की वफादारी पर शक नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी क्या कोई मेरे इस सर पर रखे ताज को पाना नहीं चाहेगा? तो सारे जनरल्स शराब के नशे में कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम लोग आपको कभी धोखा नहीं देंगे। पर सुंग आगे तक की सोच रहे थे। सुंग कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अपनी जनरल्स की पोजीशन से रिजाइन कर दो, बदले में मैं तुम सबको सब कुछ दूंगा, पैसा, जमीन, शोहरत, सब कुछ। और सभी जनरल्स अगले दिन अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और इनकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। सिर्फ एक बार में ही सुंग ने जंगली भेड़ियों को, जो कि उसको काट खाने के लिए पागल थे, सिर्फ एक दिन में ही पालतू कुत्ता बना दिया। और अगले कुछ सालों तक सुंग अपना राज्य संभालते रहे। फिर AD 971 में साउथर्न हैन डायनेस्टी के किंग लियू बहुत अरसे की लड़ाई के बाद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और इस वजह से लियू को सुंग इंपीरियल कोर्ट में एक रैंक दे देते हैं और लियू को अपने पैलेस में अपनी इस दोस्ती की खुशी में वाइन पीने के लिए बुलाते हैं। लियू वाइन का गिलास उठाते हैं पर वो उसको पीने से घबरा जाते हैं। उनको लगता है कहीं इसमें जहर तो नहीं। लियू रोने लगते हैं और सुंग से कहते हैं मैं मानता हूँ कि मैंने जो किया है उसकी सजा मौत है, पर योर मैजेस्टी मैं आपसे अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगता हूँ। सुंग हंसने लगते हैं और लियू से वाइन का गिलास लेकर खुद पी लेते हैं और कहा देखो इसमें कोई जहर नहीं है। और जब से ही लियू उनके सबसे वफादार दोस्त बन जाते हैं। उस वक्त चाइना छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में बढ़ रहा था। उनमें से ही एक किंगडम के राजा चिनशू एक लड़ाई में हार जाते हैं, तो सुंग के मिनिस्टर उनको एडवाइस देते हैं कि वो चिनशू को बंदी बना ले, क्योंकि चिनशू सुंग को अभी भी मारना चाहते थे। तो जब चिनशू सुंग को मारने आए तो सुंग उसको बंदी बनाने की बजाय उनको सम्मानित किया और उनको एक पैकेज दिया। और सुंग ने चिनशू से कहा कि वो इस पैकेज को तब खोले जब वो अपने घर के आधे रास्ते तक पहुंच जाए। चिनशू ने जब उसको खोला तो वो देखते हैं कि उसमें वो सभी साजिश लिखी हुई थी जिससे वो सुंग को मारना चाहते थे। और सुंग को ये पता होने के बाद भी उन्होंने चिनशू की जान बख्श दी और जब से ही चिनशू उनके वफादार लोगों में से एक बन गए। सुंग को मालूम था जिन खतरनाक जबड़ों से वो गुजर रहे थे वो एक दिन उनको चबा जाने वाले थे। आर्मी में जितने भी उनके दोस्त थे वो उनको जंगली भेड़ियों की तरह चबा जाने वाले थे। तो सुंग ने उनसे संबंध न बढ़ाने की बजाय उनको सब कुछ देकर अपने से दूर रखा। और अगर वो उन लोगों को मार डालते तो बाकी के जनरल्स भी होशियार हो जाते और वो एम्परर को मारने की कोशिश करते और एट द एंड उनका एंड भी जहरीली वाइन पीकर हो जाता। उन्होंने अपने दोस्तों पर निर्भर न रहकर उन्होंने अपने दुश्मनों का इस्तेमाल किया, एक के बाद एक। एक फ्रेंड जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है और अपने अंदर जेलिसी भी रखता है, पर जो एक दुश्मन होता है वो कुछ भी ना एक्सपेक्ट कर फिर भी उसे सब कुछ मिल जाता है। और यही वजह थी जो सुंग के दुश्मन थे वो सुंग के उस समय पर सबसे ज्यादा ट्रस्टेड दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंड्स को जरूरत पड़ने पर याद करना ये तो नेचुरल है, और हम ये भी सोचते हैं कि हम किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा क्यों करें जब हमारा एक दोस्त है जिसको हम अच्छे से जानते हैं। पर असल में दिक्कत ये है कि आप लोग अपने दोस्तों को अच्छे से जानते ही नहीं हो। वो असल में कैसे हैं आप ये भी नहीं जानते। आपके दोस्त आपसे सहमत इसलिए रहते हैं क्योंकि वो आपस में कोई झगड़ा नहीं चाहते। वो अपनी बुराइयों को छुपाते हैं जिससे वो एक दूसरे से ऑफेंड ना हो। आपके दोस्त आपसे बोलते होंगे कि उनको तुम्हारी पोइट्री पसंद है या उनको तुम्हारा डांस या फिर म्यूजिक अच्छा लगता है, पर क्या असल में वो ऐसा ही फील करते हैं? द आंसर इज नो। जब आप कोई दोस्त बनाते हो, उसके साथ कोई काम करते हो
तो जब जाकर तुमको उसकी हिडन क्वालिटीज पता लगती है। एक छोटा सा अनबैलेंस और आपकी दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं लगता। और आप जब अपनी इस फ्रेंडशिप को दोबारा बनाने की कोशिश करते हो ज्यादा फेवर करके, तो उतना ही कम ग्रेटिट्यूड तुमको मिलता है। एक फ्रेंड को काम में लेने से जो दिक्कत है वो ये है कि वो आपकी पावर को एक हद तक ही रखता है। एक मददगार दोस्त बहुत ही रेयरली मिलता है और आखिर में स्किल और कॉम्पिटेंस ज्यादा जरूरी बन जाता है दोस्ती से। अपनी दोस्ती को एक हद तक रखो, कभी भी इस दोस्ती को अपने काम के बीच मत आने देना। तुम काम करना चाहते हो ना कि दोस्त बनाना। दोस्त रखो सिर्फ दोस्ती के लिए, पर काम के वक्त सिर्फ स्किल को रखो। और दूसरी तरफ आपके एनिमीज, जो कि किसी सोने की खदान से कम नहीं। जब आप अपने दुश्मन से कोई काम लेते हो तो वो बिना कोई चीज आपसे एक्सपेक्ट किए आपके साथ काम करता है। आपके दोस्त से 100 गुना ज्यादा वफादार होता है। आपको खतरा अपने दुश्मन से नहीं बल्कि अपने दोस्त से होता है। जब एक दुश्मन आपके साथ काम करता है तो कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन बीच में नहीं आता। दोस्त के साथ काम के वक्त भी दोस्ती निभाना ऐसा है जैसे शेर के मुंह में अपनी उंगली डालना। और आप भी जानते हो बाद में क्या होता है। आपका दोस्त आपको जिंदा खा जाएगा और वो अपने चेहरे पर जरा सी भी निराशा नहीं दिखाएगा। और यही था 48 लॉज ऑफ पावर का सेकंड लॉ। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लॉ चेकआउट नहीं किया है तो अभी कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।